के लोक सांस्कृतिक जीवन में देवी देवताओं का बड़ा महत्व है। और जब हम लोक देवताओं की बात करते हैं तो लोक देवताओं की आनुष्ठानिक क्रियाओं में, उनकी स्तुति में, उनकी प्रार्थना में सार्वजनिक प्रदर्शन के तौर पर फड़ या फड़ चित्रण का विशेष महत्व है। आप चाहे शिक्षक हैं, चाहे आप विद्यार्थी हैं और आपने बेहद अच्छे से तैयारी कर भी ली होगी, लेकिन फिर भी यदि आपने इस वीडियो और इसमें डाले गए प्रश्नों को हल नहीं किया, तो आपको आपकी तैयारी आधी अधूरी सी लगेगी। कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूँ फड़ चित्रण से संबंधित। नमस्कार, मेरा नाम किंशुक शर्मा है एवं एनालिटिकल स्कूल ऑफ हिस्ट्री प्लेटफॉर्म से मैं आपके सामने ये पहला सत्र फड़ चित्रण से संबंधित रख रहा हूँ। जनरली हम फड़ किसे कहते हैं? फड़ का संबंध लोक देवताओं के जीवन के शौर्य गाथाओं, याद रखिएगा, शौर्य गाथाओं, उनके चमत्कारों, उनका जीवन चरित्र को चित्रात्मक वर्णन पद्धति के जरिए सहज सरल लोक भाषाओं में नृत्य भी है, गायन भी है, अभिनय भी है। इसमें लोक वाद्यों का प्रयोग होता है, इसमें गायन शैलियों का भी प्रयोग होता है, के द्वारा जनता के सामने रखा जाता था। स्पेशली ये सिर्फ सार्वजनिक प्रदर्शन की ही वस्तुएं नहीं हुआ करती थी। इनके जरिए जीवन में नैतिकता, जीवन में निडरता, जीवन में लोक देवताओं के जीवन के वर्णन के द्वारा, व्याख्यानों के द्वारा जनता के मन में अपने लोक देवी देवताओं के प्रति आस्था का ज्वार भी उमड़ाने का प्रयास किया जाता था। तो असल में फड़ लोक देवता, विशेषकर देवनारायण जी, पाबू जी आदि के जीवन पर आधारित एवं उनकी शौर्य गाथाओं पर लंबे कपड़े पर बनाए जाने वाले पारंपरिक अनुष्ठानिक कुंडलित वर्णनात्मक चित्र होते हैं। तो विशेष तौर पर सूती वस्त्र पर जो चित्रण किया जा रहा है, ये हस्तकलाओं के संदर्भ में भी हमें देखना होता है। तो वो पट चित्रण ही आगे जाके अपभ्रंश के रूप में हमारे सामने फड़ के रूप में आते हैं। तो आइएगा इस फड़ चित्रण से संबंधित विभिन्न विशिष्ट प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक्सक्यूज मी, प्रयास करिएगा, साथ के साथ आप लोग भी इन्हें सॉल्व करते रहें, बाकी तो मैं आपके सामने रखूंगा इसे। पहला प्रश्न है, फड़ के संदर्भ में हमें सत्य कथन चुनना है। अब इस बात को याद रखिएगा, ये जो शब्द आया सत्य कथन, फड़ चित्रकारी हाथ से बुने हुए वस्त्र पर बनाई जाने वाली धार्मिक चित्र की आकृतियां हैं। क्लियर है? पहला तथ्य है ये। दूसरा तथ्य है, फड़ राजस्थान भर में पूजे जाने वाले स्थानीय लोक देवी देवताओं की विस्तृत कथाओं का चित्रण है। तीसरा है, फड़ चित्रण की या फड़ कला की एक अनूठी विशेषता यह होती है कि इसे प्रदर्शन के लिए बनाया जाता है, यानी कि समाज के सामने, समुदाय के सामने। क्लियर? फड़ एक गतिशील मंदिर, अनुष्ठानिक वस्तु और सामुदायिक केंद्र के रूप में भी कार्य करती है। सामुदायिक केंद्र, क्या ये कम्युनिटी हॉल के रूप में यहाँ पर ये शब्दावली काम में ली जा रही है? दोबारा सुनिएगा, ये चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट है। फड़ को हम आम जीवन में गतिशील मंदिर, अनुष्ठानिक वस्तु, अब ये प्रश्न पर आपको पुनः विशिष्ट जोर देना है कि क्या फड़ एक अनुष्ठानिक वस्तु है और सामुदायिक केंद्र के रूप में भी कार्य करती है। ये स्क्रॉल, अब क्या मतलब है स्क्रॉल का? ये स्क्रॉल केवल सजावटी या चित्रात्मक भर नहीं है, अपितु सक्रिय अनुष्ठानिक वस्तुएं हैं। ऑप्शन है, आपको सत्य कथन चुनना है इन 5 तथ्यों में से केवल 1 एवं 2, राइट? 1, 2, 3 क्या ये सही है? 1, 2, 3, 4 क्या चारों सही हैं? डी, उपरोक्त सभी क्या पांचों तथ्य सही हैं? और अनुत्तरित प्रश्न, यानी कि ई ऑप्शन ही कहता है कि ये प्रश्न अधूरा है, इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता है। इस प्रश्न का मैं उत्तर आपके सामने निकालूं, उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूं। आपको बड़ा सहज रहेगा और जिंदगी में, यकीन मानिएगा, जब तक आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, फड़ से संबंधित कोई प्रश्न आया, इस 2 सेशन में लूंगा, उससे बाहर नहीं निकल पाएगा। आइएगा।
एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाना है, एक छोटी सी क्लिप है। देखिएगा। अच्छा जी, चलिए। छोटा सा बस 24-25 सेकंड का एक क्लिप है। आइएगा, आप ढंग से देखिएगा तो आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। पहली बात तो आप यहाँ पर एक वस्त्र को लंबे स्थिति में देख रहे हैं, बहुत क्लियर है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो चीज हमारे सामने आती है कि ये एक प्रकार का हमारे सामने आ गया पट चित्रण। एक व्यक्ति है यहाँ पर जिसको हम भोपा बोलते हैं। जनरली दो होते हैं, एक इस तरफ खड़े हुए हैं, उनकी परछाई नजर आ जाएगी, क्लियर। लेकिन यहाँ पर ये पुरुष स्त्री के वेश में आपको नजर आ रहा है। एक यंत्र आपने साथ में ले रखा है जो जंतर कहला रहा है। दूसरी बात, हाथ में एक स्टिक है, ये वाली एक स्टिक ली हुई है। ये एक कॉटन का रेक्टेंगुलर एक आयताकार लंबा सा वस्त्र है और उसके ऊपर कुछ चित्रण किए जा रहे हैं। तो स्पष्ट है कि हाथ से बनाए हुए वस्त्र पर आपने लोक देवी देवताओं का चित्रण किया है और विशिष्ट व्यक्ति जिन्हें हम भोपाल भोपी कहते हैं वो इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। दरी बिछी हुई एक सिर यहाँ पर एक व्यक्ति का नजर आ रहा है, तो पक्की बात है इसका प्रदर्शन किया जा रहा है, ये सार्वजनिक प्रदर्शन है, क्लियर है। दूसरी बात, आप नोटिस करना यहाँ पे एक माइक रखा हुआ है, यानी कि ये यहाँ कई लोग बैठे हुए हैं या बाहर की तरफ भी उन्हें ये दिखाया जा रहा है। ये संभव होता है जिस समय टीवी चलचित्र वगैरह नहीं होते थे, ये उस जमाने के मैनुअल सिनेमा होते थे, लेकिन जिनका अपना एक विशिष्ट उद्देश्य होता था, क्योंकि हमारे जीवन की हर गतिविधि धार्मिक क्रियाकलापों के द्वारा नियंत्रित रहती थी। वो अनुशासन बना रहता था ताकि हम गलत कार्य करने से बचें। आगे देखिएगा, इसी वीडियो को आपको थोड़ा समझ में आएगा। अच्छा जी, सॉरी जी। ये व्यक्ति कुछ गा रहे हैं और साथ साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब यहां पर देखिएगा, पुनः एक व्यक्ति स्टिक के जरिए इस वस्त्र पर जो भी चित्रण किया गया है, इस स्टिक के माध्यम से वो आगे बढ़ते हुए दूसरा भोपा जो गाएगा, जो बोलेगा, उसको इस चित्र पर सिनेमा के रूप में आगे बढ़ते हुए चलाते हुए दिखाएंगे कि जो वो कथा बोल रहा है दूसरा भोपा जो इधर खड़ा हुआ है, उस वर्णन का संबंध इस फड़ के अंदर किस स्थान पर उल्लेखित चित्र के साथ है। आप यहां पर देख रहे हैं माला लटकाई हुई है, ये माला लटकाई हुई है, यानी कि एक प्रकार का ये अनुष्ठान भी है। नीचे यदि आप देखेंगे नारियल रखा हुआ है, दीपक जला रह सकता है, ठीक है, नारियल अर्पित किया जाता है, पूजन सामग्री रखी जाती है, प्रसाद चढ़ाया जाता है। और जिस प्रकार से मंदिर में देवताओं को हम माला अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, उसी प्रकार से इस फल को बांचने से पहले भोपा वो तमाम चीजें कर रहे हैं। आइएगा, अब हम अपनी बात पर पुनः आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करता हूं कि जो मैंने ये प्रश्न आपके सामने रखा आपको बेहद सलीके से बात समझ में आएगी। देखिएगा,
तो पक्की बात है, जो आपने अब तक देखा कि जो फड़ होता है, ये बेसिकली कॉटन के वस्त्र पर, सूती वस्त्र पर लोक देवताओं का, लोक देवताओं के जीवन से संबंधित चित्रण होता है। उनका जीवन चरित्र है, उनके चमत्कार हैं, उनकी शौर्य गाथाएं हैं कि क्या उन्होंने गायों को छुड़ाने के लिए या ब्राह्मण या स्त्री की रक्षा के लिए, यानी कि संस्कृति की रक्षा के लिए। ब्राह्मण का यहाँ पर जाति से बिल्कुल नहीं है, याद रखिएगा इस बात को, एक जीवन शैली है। उन धार्मिक चित्रों की आकृतियां आपको बिल्कुल नजर आई, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। यदि ये देखा जाए तो ये आप यहाँ पर एक पट का मैंने चित्रण यहाँ पर आपके सामने रखा है, और ये स्थानीय लोक देवी देवताओं का है। इसको प्रदर्शन के लिए बनाया जाता है, बिल्कुल जी हाँ। इसको सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए बनाया जाता है, एक पूरी कम्युनिटी के सामने। ये जो लोग बैठे रहते हैं उनके सामने स्पेशली रात्रि में इसका प्रदर्शन किया जाता है। एक गतिशील मंदिर के रूप में आपने देखा, ये पट चित्रण सिर्फ एक वस्त्र पर चित्रण नहीं है, इसको एक मोबाइल टेम्पल या गतिशील मंदिर के रूप में काम में लिया जाता है। जहां जहां लोग होंगे आप इजीली वहां पे जा सकें। स्थिर मंदिर में तो लोगों को चलकर आना पड़ता है, क्लियर। तो इसका एक उद्देश्य क्या था कि शाम के वक्त आप अपनी खेती के कार्यों से निवृत्त होकर, जो भी आपकी काश्तकारी, जो भी आपका दस्तकारी का कार्य, उससे निवृत्त होकर रात्रि को सिर्फ एक प्रकार के मनोरंजन के लिए नहीं, आपको शिक्षा मिल सके, आप अपने जीवन से प्रेरित हो सकें, आप जीवन को बोझ नहीं माने। जब आप देखते हैं कि जिनकी आप आराधना करते हैं उनका जीवन कितना दुष्कर था, उनका मोक्ष किस प्रकार से हुआ, उनका तमाम जीवन कितने उतार चढ़ाव सहित रहा, तो फिर आपको अपनी समस्याएं बहुत छोटी नजर आती हैं। इसलिए यह प्रदर्शन किया था, इसलिए सामुदायिक केंद्र के रूप में भी कार्य करता है, और चूंकि धार्मिक अनुष्ठान की जा रही है इसलिए अनुष्ठानिक वस्तु भी कहलाती है। स्क्रॉल करने का मतलब क्या है? अभी आपने जिस वीडियो में छोटी सी क्लिप में देखा कि जो भोपा है वो एक स्टिक के जरिए दूसरे भोपा के द्वारा जो कथा का वर्णन किया जा रहा है, उस कथा के वर्णन से संबंधित चित्र को स्टिक के माध्यम से उस वस्त्र पर स्क्रॉल किया जा रहा है, यानी कि बताया जा रहा है। जैसे आप स्क्रॉल करते हैं ना मोबाइल की स्क्रीन को, आगे बढ़ते जाते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर जो पट है वो स्थिर है, चित्र स्थिर है, लेकिन उनके माध्यम से आप समझिएगा, यदि मैं आपको बताऊं, देखिएगा, तो उनके माध्यम से ये यहाँ पर बताया उस भोपा ने, फिर यहाँ बताया, फिर यहाँ बताया, वो आगे बढ़ता रहता है, वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया था। तो ये स्क्रॉल केवल सजावट या चित्रात्मक वस्तुएं नहीं है, बल्कि ये अनुष्ठानिक वस्तुओं के रूप में हमारे सामने आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक भी सही है, दो भी सही है, तीन भी सही है, चार भी सही है, पांच भी सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूं ये पहला प्रश्न आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आया है। यदि अब हम दूसरे प्रश्न के रूप में आगे बढ़े तो उसको अब आप देखिएगा। पहला प्रश्न यहां पर देख लीजिएगा, ये भी समझ में आएगा। देखो ये पूरा का पूरा आपके सामने मैंने पट रखा है, क्लियर है। इस पट में विभिन्न चित्र बने हुए जो कि देवी देवताओं के जीवन से संबंधित है, उनके शौर्य गाथाओं से संबंधित है। एक और ये पट देखिएगा, ये तमाम चीजें जो हैं ये फड़ है, क्लियर। वस्त्र पर निर्माण किया जा रहा है और ये फड़ निर्माण की प्रक्रिया है। ये कलाकार है इस प्रकार से इस फड़ पर का निर्माण कर रहे हैं। आइएगा दूसरा प्रश्न, ठंडी करने से आपका क्या आशय है? ठंडी करना, क्लियर। तो पहली बात तो क्या ठंडी करना जैसी कोई शब्दावली फड़ के दौरान काम में आती? देखते हैं। पहला तथ्य, अच्छा मेरा उत्तर बतलाने से पहले आप लोगों का एक फर्ज बनता है कि आप साथ के साथ इस प्रश्नों को लिखते चलें ताकि आप ही जज कर सकें कि आपकी तैयारी कितनी सही है। वर्षों के प्रदर्शन के बाद पुरानी हो चुकी अथवा जीर्ण क्षीण हो चुकी फड़ का प्रचलित परंपरा अनुसार प्रसिद्ध तीर्थ पुष्कर जी के तालाब में उनका विसर्जन कर दिया जाता है। ये ठंडी करने से आशय, पहला ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन ये, फड़ वाचन के पश्चात, फड़ वाचन जब फड़ पूरी हो जाती है तो प्रातःकाल भोपा भोपी द्वारा देवताओं की पुनः स्तुति की जाती है, प्रसाद का वितरण किया जाता है, उनको नमन किया जाता है और उसके बाद फड़ को समेट लिया जाता है। ये ठंडी करना कहलाता है। जो प्रश्न हमारे सामने तीसरा, प्रातःकाल दर्शकों द्वारा फड़ को प्रणाम करके जो प्रसाद ग्रहण किया जाता है कि जी अब फड़ का वाचन पूरा हो चुका है, अब ये दूसरी जगह इसका प्रदर्शन किया जाएगा, उसे ठंडी करना कहा जाता है। डी,
फड़ वाचन के दौरान जो मध्य अंतराल में देवी देवताओं का भजन किया जाता है, क्योंकि रात रात कई जगह पर रात रात भर इसका फड़ का वाचन किया जाता है, तो बीच में जो अंतराल लिया जाता है उसमें जो भी लोग समुदाय के लोग आकर बैठे हुए हैं वो फड़ से संबंधित देवता के संबंध में स्तुति करते हैं, जो वचन जो भजन वगैरह गाते हैं, याद रखिएगा उसे ठंडी करना कहते हैं। ई फड़ निर्माण एवं वाचन के किसी भी क्रम में ठंडी करने जैसी कोई अनुष्ठानिक क्रिया नहीं होती है। ये एक ऑप्शन हमारे सामने और आता है, तो बताइएगा जो दूसरा प्रश्न है उसमें ठंडी करने का आशय आपके अनुसार क्या निकलेगा? क्या आपके अनुसार ए निकलेगा, क्या आपके अनुसार बी निकलेगा, क्या सी निकलेगा, क्या डी निकलेगा, क्या ई निकलेगा? इसका सही आंसर है, याद रखिएगा, ई नहीं, ई के ऊपर सी बिल्कुल नहीं, सी के ऊपर जो डी, सी के नीचे जो डी दे रखा है, फड़ वाचन के दौरान मध्य अंतराल में देवताओं के भजन किए जाते हैं, यह भी नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। ए का मतलब ये है कि फड़ चूंकि पवित्र अनुष्ठानिक वस्तुएं हैं, अतः ये यदि जीर्ण क्षीण हो जाती हैं, फट जाती हैं, पुरानी हो जाती है, धुंधली हो जाती है, तो चूंकि ये देवताओं से संबंधित है, ये पवित्र वस्तुएं हैं, ये मंदिर के रूप में काम में ली जाती है, ये अनुष्ठानिक धार्मिक क्रियाओं में काम में ली जाती है, अतः ये अपवित्र, अशुद्ध, गलत हाथों में नहीं जाए, गंदगी में नहीं जाए, क्लियर, पैरों के नीचे नहीं आए, ये उनको इसकी पवित्रता भंग ना हो। इसलिए जब वर्षों के प्रदर्शन के पश्चात यदि कोई फड़ यदि पुरानी हो जाती है, एक प्रकार से धुंधली हो जाती है, तो उसे फेंका नहीं जाता है, अपितु उसे किसी पवित्र सरोवर में, जैसे पवित्र जलाशय में, सरोवर में, जैसे कि पुष्कर जी के तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। ये आशय होता है ठंडी करने का। मैं उम्मीद करता हूं कि ये दूसरा जो प्रश्न है ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। क्लियर है मामला? आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने है। इस तीसरे प्रश्न का हमारे सामने क्या उत्तर निकलेगा? क्लियर, देव नारायण जी की फड़ में उनके प्रिय अश्व लीलागर को किस रंग में चित्रित किया गया है? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छा, देव नारायण जी की फड़ में जो पहली बात तो उनका जो प्रिय अश्व है देव नारायण जी का, ये देखो एक प्रश्न ये बड़ा ही महत्वपूर्ण आपके सामने आ गया। देव नारायण जी का जो प्रिय अश्व है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है लीलागर। अब आप सोचिएगा कितना अनूठा ये प्रश्न आपके सामने, कभी हम लोग इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं। अभी जबकि मैंने फड़ दिखाई भी थी आपको, आपने शायद गौर नहीं किया होगा कि देव जो फड़ मैंने दिखाई थी वो देव नारायण जी की फड़ थी। देव नारायण जी की फड़ में जो उनका प्रिय अश्व लीलागर, उसका चित्रण किस रंग में किया गया? क्या हरे में किया गया है, क्या काले में किया गया है, क्या लाल हरे में किया गया है, या सिर्फ लाल में किया गया है, या सिर्फ नीले में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा लाल, बिल्कुल नहीं। नीला ये हो सकता था लेकिन यह भी नहीं, लाल हरा बिल्कुल भी नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि लीलागर को हरे रंग में चित्रित किया गया है। बेहद महत्वपूर्ण तथ्य, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। लीलागर का चित्रण याद रखना किस कलर में किया जाता है? ग्रीन में। आइएगा एक फड़ के जरिए इसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। देखिएगा आप यहां पर ये लीलागर है, ये लीलागर है, यहां पर देखिएगा ये लीलागर है। क्लियर, ये देवनारायण जी हैं, यहां पर देख लीजिएगा ये भगवान देव नारायण जी हैं। तो इनका जो प्रिय अश्व लीलागर उसको हरे रंग में चित्रित किया गया है। आई थिंक आपको विशिष्ट प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं, और ये प्रश्न इस तरह के हैं कि आपको बहुत क्लासेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, फड़ चित्रण का केंद्र है। अब देखो यहाँ पे केंद्र से मतलब है प्रमुख केंद्र, केंद्र से मतलब है उद्गम केंद्र, कि फड़ का उद्गम असल में कहाँ हो रहा है? क्या शाहपुरा है, क्या भीलवाड़ा है, क्या चित्तौड़ है, क्या उपरोक्त सभी है, या यह भी अनुत्तरित प्रश्न है? क्लियर है? अब एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नहीं, मैं इसका, आप सबसे पहले इसका उत्तर निकालिएगा। इसका सही आंसर होगा पुनः ऑप्शन ए, अर्थात शाहपुरा। शाहपुरा यद्यपि भीलवाड़ा में आता है, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर ही आता है, लेकिन उसके बावजूद याद रखिएगा फड़ चित्रण का केंद्र
शप, राइट। यद्यपि ये भीलवाड़ा में आता है, लेकिन पूरा भीलवाड़ा का मतलब यहाँ पे पूरा भीलवाड़ा जिला नहीं है। असल में शाहपुरा के अंदर जो जोशी परिवार था, उसके द्वारा ये उद्गम केंद्र के रूप में हमारे सामने आता है। ठीक, 4 प्रश्न आपके सामने हो गए। एक अगला प्रश्न मैं आपके सामने ले रहा हूँ, 5वां आज का इस श्रृंखला में, और ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। यद्यपि मुझे लगता है कि इसका आप उत्तर निकाल लोगे, क्योंकि पहले प्रश्न में हमने चर्चा कर ली थी। फड़ को अन्य किन-किन नामों से जाना जाता है? फड़ को अन्य किन-किन नामों से हम पुकारते हैं? ये अब आप देखिएगा कि ये खुद कितना प्रश्न इम्पोर्टेंट, किन-किन नामों से पुकारा जाता है? पटचित्रण, क्लियर? एक हो गया आपका पटचित्रण, ओके। दूसरा हो गया चलता फिरता लोक महाकाव्य, चलता हुआ मंदिर और चलचित्र। क्लियर? पटचित्रण है, चलता फिरता लोक महाकाव्य है, चलता हुआ मंदिर है और चलचित्र है। क्या आपके सामने इसके ऑप्शन निकल कर आते, मतलब क्या आपका उत्तर होगा? देखिएगा, पटचित्रण, क्योंकि वस्त्र पर लोक देवताओं का चित्रण किया जा रहा है, पटचित्रण का मतलब ये। चलता फिरता लोक महाकाव्य, स्वाभाविक है, लोक देवताओं के जीवन से संबंधित जीवन चरित्र का यहाँ पर चित्रात्मक व्याख्यान है, तो एक प्रकार का ये क्या हो गया? महाकाव्य हो गया। यह एक प्रकार का मंदिर भी है, मोबाइल है, क्योंकि इसका प्रदर्शन आज यहाँ पर है, कल वहां पर है। आप पिछवाइयां जानते हैं, पिछवाई में भी वस्त्र का ही प्रयोग होता है, और उसमें चूंकि देवताओं को प्रधान विषय वस्तु के रूप में रखा गया, मैं वस्तु शब्द यहाँ पे उचित नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं कि जो प्रधान जो केंद्र बिंदु है उसका, वो मंदिर की तरह चित्र है देवता का, और देवताओं का चित्रण बिल्कुल उसी प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार से किसी मंदिर में प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो ये एक चलता हुआ मंदिर है, और दूसरी बात, इसको चलचित्र भी कहा जाता है क्योंकि इसको स्क्रॉल किया जा रहा है। चलचित्र है किससे संबंधित? देवी देवताओं से संबंधित। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। केवल एक ना, केवल 3 ना, 1 2 4, तीसरा मिसिंग है ना, 2 3, यानी कि 1 4 मिसिंग है। उपरोक्त सभी, इसका सही ऑप्शन है उत्तर ई। उम्मीद करता हूं यह प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। क्लियर? अब हम लेकर चलते हैं, हमारा आज का अगला प्रश्न है 6th क्वेश्चन, 6ठा प्रश्न। अब ये कथन कारण के रूप में है। जब आप सबऑर्डिनेट्स, जब अधीनस्थ चयन बोर्ड जैसी परीक्षा में जाते हो, तो वहां पर प्रश्नों की जो गहराई है, प्रश्नों की जो अप्रोच है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है बजाय रादर देन आरपीएससी। तो उम्मीद करता हूं कि आप उसी प्रकार से सारी बात को समझ रहे हो। ये प्रश्न वही कथन कारण से संबंधित है। इसमें कथन दे रखा है और एक कारण दे रखा है, तब आपको इसी प्रकार से देख, अच्छा यहाँ पर बी नहीं है, ये आर होना चाहिए, याद रखना, कारण में आर, रीजन। ठीक, ये थोड़ी गलती होगी, ये ध्यान रखिएगा, मुझसे गलती हुई है, मतलब ध्यान मुझे रखना है। कथन, भोपा एक निश्चित अवधि के पश्चात अपनी फड़ को प्रसिद्ध तीर्थ पुष्कर जी के तालाब में विसर्जित कर देते हैं। यह तो हुआ आपका कथन। अब यदि मैं कारण की बात करूं, कारण आर क्या बोलता है? फड़ पट चित्रण से कहीं अधिक, फड़ पट चित्रण से कहीं अधिक सक्रिय आनुष्ठानिक वस्तुएं हैं। तो अब आपको कथन कारण में असल में कैसे इनको सोल्व करना होता है, आपको ध्यानपूर्वक कथन को पढ़ना है, ध्यानपूर्वक कारण को पढ़ना है, उसके पश्चात देखना है कि क्या दोनों अलग अलग तथ्य हैं या दोनों एक दूसरे की सहायक प्रमाण के रूप में एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। दोनों जो कथन ने कहा, क्या उसको सपोर्ट कर रहा है कारण, कथन का जो तथ्य है क्या उसका कारण कथन बी में जिसको आप आर बोल रहे हो उसमें छिपा हुआ है। चूंकि फर्क अनुष्ठानिक वस्तु है, चलते हुए मंदिर के रूप में, चलचित्र पट चित्रण महाकाव्य के रूप में देवताओं से संबंधित
सूती वस्त्र पर उसका हाथ के द्वारा चित्रण है। और चूंकि इसके प्रदर्शन से पहले कई प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, जैसे देवताओं में हम मूर्ति की पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी उसी प्रकार से अनुष्ठान होता है, चाहे फड़ का वाचन करने से पहले हो या फड़ वाचन करने के पश्चात हो। अतः कथन भी सही है और कारण भी सही है, दोनों ही सही हैं। और जो आर है यानी कि जो कारण है वो कथन की पुष्टि कर रहा है, उसका सही स्पष्टीकरण है। अतः यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ये बिल्कुल सही जवाब है। अब आप सोचिएगा, हम इस प्रकार के प्रश्नों को कब सॉल्व कर सकते हैं? ये चीजें तभी सॉल्व हो पाएंगी जबकि आप इन तथ्यों को बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, उसके पश्चात ही आपके लिए ये इनको हल कर पाना संभव है। मैं क्लासेस रेगुलर दे रहा हूँ। इस समय एक क्लास आपकी आरपीएससी जो व्याख्याता है, स्कूल व्याख्याता है, उसके प्रथम प्रश्न पत्र के इतिहास से संबंधित चल रही है। 10 बजे क्लास आती है और इस क्लास का टाइम जो हम रखेंगे वो 5 बजे का, शाम को ये 5 बजे क्लास अपलोड होगी। इस प्रकार के प्रश्न संस्कृति से जुड़े हुए, राजस्थान संस्कृति से जुड़े हुए वीडियोज में एक क्लास के रूप में लेकर आऊंगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप लोगों का फीडबैक कैसा रहता है, आप लोग कितना पसंद करते हैं, किस हद तक इसे पसंद करते हैं, उतना ही मेरा उत्साह बना रहेगा। 7वां प्रश्न हम देखते हैं। अब इस प्रश्न को भी आप लोग हल करने का प्रयास करें कि देखो ये तमाम वो प्रश्न जो कॉपी पेस्ट वाले मामले नहीं हैं। आपने जब खुद ने अपने नोट्स प्रिपेयर किए, जब आपने विभिन्न पाठ्य पुस्तकों को शोध किया, रेफरेंसेस को निकाला, वहां से ये खुद मेरे द्वारा किए गए, मतलब तैयार किए गए प्रश्न। तो आज का मैं ये एक तरह से 7वां प्रश्न लेकर चल रहा हूं। निम्न कथनों के युग्म में से असत्य कथन को चुनिए। यानी कि कई प्रकार के तथ्य आपके सामने दिए हुए हैं। युग्म शब्द तो खैर सही नहीं रहेगा, क्योंकि युग्म का मतलब होता है जोड़े में जो हो, तो लेकिन निम्न कथनों में से आपको इसको हटा दीजिए, असत्य कथन को चुनना है। असत्य को, सत्य को नहीं, क्योंकि फड़ में चित्रों को देखकर पढ़ा जाता है, इसलिए इसे फड़ और अपभ्रंश स्वरूप इसको फड़ बोला गया। क्या ये गलत है? देखते हैं। फड़ एक अपभ्रंश है जिसका प्रादुर्भाव पड़ शब्द से हुआ। याद रखना, जिसका प्रादुर्भाव पड़ शब्द से हुआ, जिसका तात्पर्य होता है पढ़ना। राइट? क्या ये गलत है? फड़ शब्द राजस्थानी शब्द से लिया गया है, राजस्थानी भाषा के शब्द से लिया गया है। फड़ का मतलब होता है मोड़ना, क्योंकि इन चित्रों को समेट कर, रोल कर कर इनको मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, मोड़ कर, और प्रदर्शन के दौरान इन्हें खोला जाता है। बाद में स्क्रॉल पद्धति के द्वारा भोपा इनका गतिमान होकर चलकर क्या करता है? प्रदर्शन करता है। आपने सबसे पहला जो वीडियो क्लिप देखा था उसके दौरान मैंने आप लोगों को समझाया था, इसीलिए इसको फड़ बोला गया। लंबे कपड़े या कैनवास को एक सिरे से उसी दूरी पर समेटा जाता है और इस तरह तहे होने पर, परत होने से इसका नाम फड़ पड़ा। यानी कि आपने इसको खोल दिया, फिर यहीं से आपने इसको रोल करना चालू किया। ये वाला जो तथ्य है वो ये कहता है, क्योंकि तहें की जाती हैं उसी दूरी पर पर परत चढ़ती चली जाती है, जैसे कपड़े का थान हम समेटते हैं, इसलिए इसको फड़ बोला गया। तो अब आपको देखना है कि असत्य कथन कौन सा है, क्या पहला है, क्या दूसरा है, क्या तीसरा है, या चौथा है। यानी कि इनमें से कोई असत्य है या सारे असत्य हैं या कोई सत्य है, आपको चुनना है। आप निकालिए जब तक मैं आपको इसका उत्तर बतलाऊं कि 7वें प्रश्न का आंसर आपकी नजर में क्या होगा। 7वां जो प्रश्न है, याद रखिएगा, क्योंकि फड़ में चित्रों को देखकर पढ़ा जाता है, इसीलिए इसे पढ़ और बाद में इसको फड़ बोला गया। ये बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? केवल एक ये सही है। फड़ एक अपभ्रंश है जो पढ़ शब्द से लिया गया, इसका तात्पर्य होता है पढ़ना। यह भी बिल्कुल सही है। केवल 2 नहीं, 2 भी सही है। ठीक, फड़ शब्द राजस्थानी शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है मोड़ना, क्योंकि उसे उसी दूरी पर मोड़ दिया जाता है, तो फिर जिस रोल पर ये रहता है उसी रोल पर इसको मतलब रोल कर दिया जाता है, तो परत चढ़ जाती है। तो तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। केवल 1 बिल्कुल नहीं, केवल 3 बिल्कुल नहीं, केवल 4 बिल्कुल नहीं। आपको असत्य कथन चुनना है। क्लियर? कोई भी इनमें गलत नहीं है। उपरोक्त सभी बिल्कुल नहीं, बल्कि सभी सत्य कथन हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई। जो चारों तथ्य हैं
इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, याद रखिएगा, इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, सारे के सारे तथ्य बिल्कुल सत्य हैं। अतः सातवें प्रश्न का जो ऑप्शन होगा वो होगा ई। दीजिएगा अपना फीडबैक, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये प्रश्न आपको कैसे लगे, कैसी प्रकार के प्रश्न अन्य इकाइयों से मुझे सामने लेकर आना चाहिए। जी, अब हम अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 8वां। ये भी काफी बड़ा प्रश्न है, तो इसको भी आप लोगों को देखना। निम्न कथनों के युग्म में से पुनः असत्य कथन चुनिए। अब आपको फिर मैंने 4-5 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए, इनमें से आपको कोई गलत तथ्य चुनना है। प्राचीन काल में भोपा गायक द्वारा राजस्थान में जो प्रचलित लोक देवी देवताओं की कथाएं गाथाएं होती थी, इन्हें गाकर सुनाया जाता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर। क्योंकि बाद में इनको लगा कि ये श्रुति के आधार पर है, श्रवण के आधार पर है, आपने इनको मेमोराइज किया, इनको स्मृति में याद रखा। यदि इनको हम किसी वस्त्र पर इनका चित्रण कर दिया जाए, जो लोक कथा है, जी देवनारायण जी के जैसे देवनारायण जी हैं, उनकी जो जीवन चरित्र कि जी उनका जन्म कहाँ पर हुआ, किस माता पिता के यहाँ पर हुआ, कब हुआ, उनके जीवन काल के संबंध का भौगोलिक परिवेश क्या था, क्या क्या चमत्कार हुए, उनका विवाह कब हुआ, उनकी संतानें कौन सी हैं, उनको मोक्ष उनकी मुक्ति कहाँ पर हुई, और उन्होंने पूरे जीवन में क्या क्या प्रमुख कार्य किए। यदि इनका वस्त्र पर पवित्र रूप में चित्रण कर दिया जाए, तो उस भोपा भोपी के लिए जब उसका गायन, उसका जब नृत्य, उसका जब वाचन किया जाएगा, तो जनता को समझना, समझाना बड़ा सहज होगा, वो ज्यादा रोचक होगा, बजाय गाकर सुनाया जा रहा है। इसलिए ये फड़ का चित्रण चालू हुआ, ये पहला ऑप्शन कहता है। 1846 में विलियम जॉन थॉमस ने फड़ को एक नया नाम दिया, फोकलोर। याद रखना, फोकलोर। ये दूसरा तथ्य कह रहा है विलियम जॉन थॉमस ने। फाइन। फड़ का उपयोग गीतों के माध्यम से लोक कथाओं को सुनाने के लिए एक दृश्य माध्यम के रूप में किया जाता है, जिसे फड़ मचना कहते हैं। ये तीसरा है। राजस्थान की लोक कथाओं के जानकार डॉक्टर महेंद्र भानावत ने एक ये बताई कि एक किंवदंती इसके अनुसार देवनारायण जी के आह्वान पर छोचू भाट ने चतर छिपा के माध्यम से 24 अवतार हुए थे। बड़गावत गुर्जर जो होते हैं, तो उनके देवनारायण जी के कुल से संबंध के जितने भी संबंधी है, उनकी जितनी भी घटनाएं हुई, उनके माता पिताओं को बारे में देवनारायण जी की इच्छा थी कि आप मेरे परिवार या जो भी आसपास मेरे घटनाएं घटी, उनका चित्रण कीजिए। तो देवनारायण जी ने ये कहा छोचू भाट को। छोचू भाट ने देवनारायण जी के आदेश को चतर छिपा, आप लोग जानते हो छिपा अपने यहाँ पर वस्त्र छपाई रंगाई के लिए प्रसिद्ध जाती है, के पास जाके ऐसा कहा कि भाई आप ये काम करिए। तो फिर जो चतर छिपा था उसने इन देवनारायण जी के आदेश को हूबहू पवित्र अनुष्ठानिक वस्तु के रूप में पट चित्रण के माध्यम से उकेरा, और इस प्रकार से महेंद्र सिंह भानावत के द्वारा फड़ कला का आरंभ हुआ। अब आपको देखना इनमें से असत्य कथन कौन सा। निश्चित तौर पर कुछ चीजें आपके सामने ऐसी आ रही हैं, आप चाहे शिक्षक ही क्यों ना हो, आप जिंदगी में पहली बार देख रहे होंगे, मेरा दावा है। मैं जब भी कोई तथ्य तैयार करता हूँ या क्लास तैयार करता हूँ या अपने लिए नोट्स तैयार करता हूँ पढ़ाने के लिए, बहुत रिसर्च होता है, और या इन क्वेश्चंस के कलेक्शन से आइडिया लगा सकते हैं इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। केवल 2 यानी कि ये वाला, केवल 4 अर्थात ये वाला, सी केवल 1 ये वाला, उपरोक्त सभी सारे गलत हैं, या सभी सत्य कथन है। अब आपको इनमें से ये चीज चुननी है कि क्या हमारे सामने चीज निकल कर आती है, मतलब क्या सही होगा और क्या गलत होगा। क्लियर? देखिएगा, पहला भी बिल्कुल सही है, नो डाउट। दूसरा, ये जर्मन शोधार्थी है विलियम जॉन थॉमस। इन्होंने फड़ को फोकलोर, जिसको कि लोक वृत्तांत गायक के रूप में भी कहा जाता है, नाम दिया है।
ये सबसे अनूठा तथ्य है कि फोकलोर किससे बोला गया, फड़ को किसने बोला है? जर्मन कलाविद विलियम जॉन थॉमस ने 1846 में फड़ बांचना कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और डॉक्टर महेंद्र सिंह भानावत ने जो कहा कि फड़ का उद्गम किस प्रकार से हुआ होगा, ये चौथा ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। सही उत्तर है इसका पुनः ऑप्शन ई। याद रखिएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन ई। अब डॉक्टर महेंद्र भानावत ने जो ये बात कही है, जब छोचू भाट चतर छिपा से चित्र बनाकर आ गया, तो देवनारायण जी ने उसको देखकर बोला, अरे भाट, मैंने तो सिर्फ एक चित्र के लिए कहा था, तूने क्या पूरा का पूरा फड़ की फड़ ले आया, मतलब पूरा एक वस्त्र लेकर आ गया। लेकिन देवनारायण जी ने कहा, ठीक है, तुमने मेरी बात को विस्तार दिया और बहुत अच्छे से बनाया। तो कहते हैं कि वहीं से इस फड़ कला का आरंभ हो गया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर महेंद्र भानावत की जो पुस्तक है राजस्थान के लोक चित्रांकन आकृति, क्लियर, और ये राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर से प्रकाशित हुई पुस्तक है 1982 में। और इसके पेज नंबर 57-58 पर ये किंवदंती प्रचलित है। उस किंवदंती के अनुसार ये महेंद्र सिंह भानावत, डॉक्टर महेंद्र भानावत, माफ करना, सिंह नहीं, डॉक्टर महेंद्र भानावत के अनुसार इस प्रकार से फड़ कला का आरंभ हुआ है। तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन ई। आइएगा, हम अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। काफी मेहनत लगी है, कमेंट अवश्य कीजिएगा कि प्रश्नों का ये संकलन आपको कैसा लगा। आपका एक एक बात मेरे लिए काफी उत्साहजनक रहेगी। पुनः एक और बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन आपके सामने। फड़ निर्माण के लिए निम्न में से कौन सी विशेषताएं नहीं होती है? पुनः अब यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन है, नहीं होती है। जो वस्त्र काम में लिया जाता है फड़ निर्माण के लिए, उनसे, उस वस्त्र से संबंधित कौन सी विशेषता नहीं होती? इसे हाथ से बनाया जाता है, क्लियर, ये टेरिकॉट या हल्के खुरदरे रेशम का बना होता है, राइट। चित्रकारी से पहले चावल का मांड चढ़ाया जाता है इस वस्त्र पर। रंगों को पक्का करने के लिए उसमें खेजड़ी वृक्ष का गोंद मिलाया जाता है। कपड़े की सतह तैयार हो जाने पर, जब कपड़े की सतह तैयार हो जाती है, याद रखना, जब कपड़े की सतह बिल्कुल तैयार हो गई है, यस, 5 ऊपर, जब इस वस्त्र की सतह तैयार हो गई है, तो चित्रकार द्वारा उस पर किसी कुंवारी कन्या से पीले कच्चे रंग का चित्रांकन किया जाता है। उसकी शुरुआत उस किसी कन्या से करवाई जाती है। मैं समझता हूं नहीं देखे होंगे आपने इस तरह के, आपने तमाम जितनी नामी गिरामी कोचिंग्स देखी हो, गाइड्स देखी हो, नोट्स देखे हो। और यदि आप मुझसे जुड़ते हैं तो, क्योंकि मैं अपने जो एप्लीकेशन पे जो क्लासेस देता हूँ, वहाँ पर फिर नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करता हूँ। नोट्स है, टेस्ट है, रेगुलर क्लासेस है, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स की अवेलेबिलिटी है वो, लेकिन वो एक अलग चर्चा है। यहाँ पर तो मैं नोट्स के रूप में खैर नहीं हूँ, वहाँ पर ये तमाम जानकारियाँ हैं और ये उन्हीं नोट्स के बने से निकले हुए प्रश्न हैं। भूरा रंग हिंगलू से प्राप्त किया जाता है और लाल रंग गेरू या हिरमिट से प्राप्त किया जाता है। तो ये एक आपके सामने अनूठा प्रश्न है और मैं चाहूंगा कि पहले अब आप इस प्रश्न को निकालें, इसका तथ्य निकालें कि आपके अनुसार क्या सही होगा। क्लियर है? हाथ से बनाया जाता है, क्या ये विशेषता नहीं है? टेरिकोटा या हल्के खुरदरे रेशम का बना होता है, क्या ये विशेषता नहीं है? चित्रकारी से पहले मांड चढ़ाया जाता है, क्या ये विशेषता नहीं है? रंगों को पक्का करने के लिए इसमें खेजड़ी वृक्ष का गोंद मिलाया जाता है, क्या ये, क्योंकि सालों तक, कई कई सालों तक ये फड़, ये वस्त्र वाले पटचित्रण चलते हैं। क्लियर है? और कपड़े की जब पहले सतह तैयार हो जाती है चावल का मांड चढ़ाने के पश्चात, सबसे पहले कोई कुंवारी कन्या पीले कच्चे रंग से उसमें चित्रांकन करती है, सिंबॉलिक प्रतीकात्मक तौर पर। और क्या ये पांचवा सही नहीं है? क्या छठा भी सही नहीं है कि जो नेचुरल कलर्स हम प्राप्त करते हैं पट चित्रण हेतु, वो कहां से प्राप्त होता है? तो आइएगा, देखिएगा, हाथ से बनाया जाता है। अच्छा, मैं बाद में उम्मीद करूंगा, मैं बिल्कुल बाद में उम्मीद करूंगा, पहले ये चाहूंगा कि आप लोग इस चीज को ढंग से एक बार आप लोग देख लें।
अच्छे से देख लें इसको और निकालें इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर आपके हिसाब से क्या निकलेगा? उसके बाद फिर मैं अपनी बात को आपके सामने आगे रखूंगा। राइट, आपने सारे देख लिए, चलिए मैं व्याख्या करता हूं। हाथ से बना हुआ होता है, बिल्कुल सूती वस्त्र होता है, और ये सूती वस्त्र हस्त निर्मित होता है। इंपॉर्टेंट बात, क्लियर। अब दूसरा प्रश्न गलत हो गया। मैंने कहा कि सूती वस्त्र होता है, ना तो टेरिकोटा का होता है ना रेशम का होता है, हल्के खुरदरे रेशम का बिल्कुल नहीं। पारंपरिक फड़ की बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल जो अब तक कॉटन का। क्लियर है? आपने जब मैंने क्लिप दिखाया था अभी इस सेशन की शुरुआत में, तब भी मैंने आपके सामने रखा था। चित्रकारी से पहले चावल का मांड चढ़ाया जाता है, बिल्कुल सही आंसर है। चावल का मांड चढ़ाया जाता है ताकि सतह चिकनी हो जाए और उस पर चित्रकारी करना आसान रहे, कारण कि सूती वस्त्र फिर रंग सोखेगा। रंगों को पक्का करने के लिए उसमें खेजड़ी वृक्ष का गोंद मिलाया जाता है। यह बात भी बिल्कुल सत्य है जनाब, खेजड़ी वृक्ष से निकला हुआ गोंद मिलाया जाता है। जबकि पिछवाइयों के चित्रण हेतु याद रखना बबूल का गोंद मिलाया जाता है। ये आपके सामने मैं बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य रख दूं, पिछवाइयों के चित्रण में बबूल जो वृक्ष होता है इससे निकला हुआ प्राकृतिक गम ग्लू जो होता है गोंद, वो मिलाया जाता है। जब कपड़े की सतह आपने तैयार कर ली, सबसे पहले एक कुंवारी कन्या पीले रंग से उसमें कुछ छींट डालती है, चित्रकारी करती है। ये तथ्य भी बिल्कुल सही है। छठा, भूरा रंग हिंगलू से और लाल रंग गेरू या हेलमेट से प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल नहीं। असल में लाल रंग हिंगलू से प्राप्त किया जाता है और भूरा रंग हिरमिच या गेरू से प्राप्त किया जाता है। इसका मतलब दूसरा गलत है और छठा गलत है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, याद रखिएगा। बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ऑप्शन डी, सेकंड और छठा, यानी कि टेरिकोटा और इसका वस्त्र नहीं होता है, क्या बोलते हैं अपने खुरदरे रेशम का सूती वस्त्र का होता है। और भूरा रंग गेरू या हिरमिच से प्राप्त किया जाता है क्योंकि नेचुरल कलर्स होते हैं, और लाल रंग हिंगलू से प्राप्त किया जाता है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं नवा प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। आज के सेशन का मैं अंतिम प्रश्न लेकर चल रहा हूं और आपके कमेंट्स का मुझे अवश्य इंतजार रहेगा कि क्या क्या फीडबैक है आपका इस तरह के प्रश्नों को देखकर। क्वेश्चन नंबर 10वां, फड़ चित्रण निषेध है। निषेध का मतलब वर्जित, अर्थात फड़ चित्रण नहीं किया जाता है चतुर्मास में, देव उठनी एकादशी पर, देव शयनी एकादशी पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। और एक अनुत्तरित प्रश्न है, ये प्रश्न ही बेसिकली गलत है। असल में इसका सही आंसर क्या होगा? चतुर्मास होगा, देवशयनी एकादशी होगा, देव उठनी एकादशी होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, या ये प्रश्न आधा अधूरा, इसका जवाब नहीं दिया जा सकता है। निकालिएगा क्या आपका असल में क्या उत्तर माना जाएगा। इसका सही आंसर है देवउठनी एकादशी नहीं, देवाशयनी एकादशी नहीं, चातुर्मास। 4 पवित्र महीने जब देवता सो जाते हैं, कोई भी शुभ कार्य हमारे यहाँ पे नहीं माना जाता कि किया जाए। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर, ये जो 4 माह होते हैं, आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक जो 4 पवित्र महीने हमारे यहाँ माने गए हैं, सावन है, भाद्रपद है, अश्विन है, कार्तिक है, उनमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता क्योंकि भगवान विष्णु, ऐसा मानता कि उस समय भगवान विष्णु निद्रा योग में होते हैं। अतः चूंकि शुभ कार्य नहीं किया जाता है, फल और देवताओं की स्तुति वाच आप जान तो वो भी तो शुभ कार्य ही है। अतः चातुर्मास में फल चित्रण करना निषेध है। याद रखना चातुर्मास के अंदर
फड़ चित्रण करना निषेध है। और फड़ जो चातुर्मास है वो आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक आती है। चातुर्मास आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि एकादशी तक, ये 4 महीने का एक पूरा लंबा दौर होता है। उम्मीद करता हूं कि ये सत्र और इस सत्र में फड़ चित्रण के अनूठे शिक्षण से संबंधित जो 10 एमसीक्यू 10 प्रश्न मैंने आपके सामने रखे हैं, इसने आपकी तैयारी को एक नई धार दी होगी। फड़ के संबंध में एक नया दृष्टिकोण आपके जहन में विकसित हुआ होगा। कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा ये मेरा प्रयास कैसा लगा। अगले सेशन के लिए नमस्कार।